हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है कि हम लोगों ने हिंदी का प्रैक्टिस किया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन सेट था, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने चल रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग बड़े ही ध्यानपूर्वक इनको समझने का प्रयास करेंगे। जो भी प्रश्न आप लोगों को नहीं आते हैं तो वो आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस सेशन की। प्रश्न नंबर 1 आवृत्ति मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य है। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया आवृत्ति मूलक पक्ष। क्या ए होगा मोहन अध्यापक है, बी बच्ची सो चुकी है, सी बालक पुस्तक पढ़ रहा है, या फिर डी वह स्कूल जाता है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग देखें कि आवृत्ति मूलक पक्ष क्या होता है। आवृत्ति मूलक पक्ष जो होता है वो स्थिति परक होता है। कैसा होता है? स्थिति परक होता है, जो स्थिति को दर्शाता है या आवृत्ति को दर्शाता है। किसको? आवृत्ति को दर्शाता है या सातत्यता की बात करता है। सातत्य परक, ठीक है, सातत्य परक की बात करता है या फिर पूर्ण कालिक की बात करता है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं आवृत्ति मूलक पक्ष की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो विकल्प होगा आवृत्ति मूलक पक्ष में वो हो जाएगा वह स्कूल जाता है, जो साधारण वाक्य होता है। ठीक है, स्कूल जाता है, तो ये सातत्यता की बात है कि वह स्कूल जाता है। आवृत्ति मतलब कि रिपीटेशन है, कि एक बार तो नहीं जाता है ना, वो रेगुलर जाता है। तो इसलिए तातीते वाले जो शब्द होंगे, वाक्य होंगे, वे आपके सभी आवृत्ति मूलक पक्ष के अंतर्गत रखे जाएंगे। क्लियर है? प्रश्न नंबर 2 किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? विकल्प ए मध्य नजर चारागाह तंदुरुस्त, विकल्प बी तंदुरुस्त मुद्दे नजर चारागाह, विकल्प सी चरागाह तंदुरुस्त मध्य नजर, या विकल्प डी मध्य नजर चारागाह तंदुरुस्त। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? ए बी सी डी। तो यहाँ जो विकल्प दिया है, देखो मध्य नहीं होता है, मध्य नजर होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? मध्य नजर। ठीक है, चारागाह होता है, तंदुरुस्त होता, सही होता। तो यहाँ देखेंगे चारागाह, तंदुरुस्त और मध्य नजर। तो इस हिसाब से विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही हो रहा है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। विकल्प ए तेरी बात सुनते सुनते कान पक गए, विकल्प बी वे सब कालचक्र के पहिए के नीचे पिस गए, विकल्प सी हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल हैं, या विकल्प डी यही वे कारण हैं जिनके कारण वह परेशान है। तो कौन सा यहां पर विकल्प हो जाएगा? तो यहां जो विकल्प सही होगा वो हमारा विकल्प सी हो जाएगा, हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल हैं। यहां क्या होगा? तुम्हारी बात सुनते सुनते कान पक गए, वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे आकर पहिए के नीचे पिस गए। तो ये भी गलत हो जाएगा, और यही वे कारण है जिनके कारण, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 4 इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? विकल्प ए मत्स्य, बी सृष्टि, सी वापस, या फिर दृष्टा। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका जो विकल्प सही होगा वो विकल्प डी है, जो कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। ये दृष्टा इस तरीके से नहीं होगा, इसका ये सही रूप होगा दृष्टा। क्या होगा? दृष्टा। ये आपका शुद्ध हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 किस शब्द में ला प्रत्यय नहीं है? तो क्या मंजुल में नहीं है, अतल में नहीं है, मांशल में नहीं है, या फिर श्यामल में नहीं है? तो प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं, शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, मूल शब्द के बाद लगाए जाते हैं।
ठीक है, तो यहां पर देखेंगे हम लोग मूल शब्द क्या है, तो ये मंजू है, धन ला हो जाएगा तो हो जाएगा मंजुल। मांस में ला प्रत्यय लगा है तो हो गया मांसल। यहां श्याम में ला प्रत्यय लगा है तो हो गया श्यामल। तो इस तरीके से विकल्प जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अतल में लौ प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 6, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? क्या अनुस्वार होगा, अनुनासिक होगा, हर्ष होगा या फिर प्लुत हो जाएगा? तो उच्चारण समय के आधार पर, उच्चारण समय के आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। तो यहां पूछा दीर्घ स्वर से भी अधिक समय किसमें लगता है, तो वो हो जाएगा प्लुत स्वर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, तुलसी कृत में कौन सा समास है? क्या कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है या फिर तत्पुरुष समास है? तो कौन सा होगा इसमें विकल्प ए बी सी डी में? तो तुलसी कृत में जो दिया है वो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, तुलसी कृत में तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? क्या गाय होगा, बहन होगा, दर्शन होगा या फिर लता हो जाएगा? तो यहां पर कौन सा विकल्प सही होगा? तो जो दर्शन है, दर्शन शब्द जो है वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। क्लियर है, दर्शन है, ठीक, प्राण हो गया। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 9, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? क्या सुबह होगा, सांझ होगा, दोपहर होगा या फिर दिन हो जाएगा? तो यहां पर हम लोग कैसे समझेंगे, कहा जाएगा कि सुबह हो गई यानी कि स्त्रीलिंग, सांझ हो गई, दोपहर हो गई और दिन हो गया यानी कि विकल्प डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा कि जो वचनामृत है इसका हमें करना है सामासिक विग्रह, इसको हमें तोड़ना है तो क्या होगा, अमृत रूपी वचन हो जाएगा, वचन और अमृत होगा, अमृत जैसी वाणी या फिर वचन रूपी अमृत हो जाएगा। तो इसका सामासिक विग्रह कौन सा होगा, तो इसका विकल्प ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अमृत रूपी वचन। प्रश्न नंबर 11, युवा शब्द का स्त्रीलिंग निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द छांटिए। तो युवा जो लिखा है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, क्या युवी होगा, युवरागी होगा, युवती होगा या फिर युवराज होगा? तो यहाँ जो विकल्प होगा विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा, युवती इसका विकल्प सही होगा, युवती। प्रश्न नंबर 12, इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है। यहाँ पूछा है कि जो शब्द और विलोम दिया है कौन सा युग्म सही नहीं है, बताना है। का स्थावर का जंगम होता है, मूक वाचाल, व्यष्टि समष्टि और हार और परिहास क्या होगा? ए बी सी डी। तो यहाँ पर जो विकल्प सही नहीं है वो हार और परिहास का विकल्प सही नहीं है। हार का जो विलोम होता है वो क्या होगा, हार का विलोम जीत होता है, ये सही होगा। बाकी स्थावर का विलोम जंगम होता है, मूक का विलोम वाचाल होता है और व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है। प्रश्न नंबर 13, उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, यानी कि पूछा है विलोम, तो उपमेय का विलोम क्या होगा, यानी कि इसका उल्टा बताना है। क्या अनुपमेय हो जाएगा, अनुपम होगा, अतुलनीय होगा, अनुपमित हो जाएगा? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यहाँ जो विकल्प होगा ए बिल्कुल सही होगा, उपमेय का विलोम अनुपमेय हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? क्या रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्या स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है या फिर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? तो हमें बताना है कि तेज जो है ये कैसी क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में स्थान की बात करता है, कालवाचक क्रिया विशेषण में समय की बात होती है और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में मापतौल की बात होती है। किसकी, मापतौल की बात होती है। तो तेज जो शब्द है ये क्या है, ये मापतौल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 15, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलो। वाक्य है परिश्रम करने पर परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है।
तो इसका कौन सा मिश्र वाक्य होगा? परिश्रम करने पर परिस्थिति भी प्रतिकूल हो जाती है, क्या यह सही होगा? परिश्रम करने पर परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है, यह सही होगा? जब परिश्रम किया जाता है तो परिस्थिति भी प्रतिकूल हो जाती है, क्या यह सही होगा? या फिर जब परिश्रम किया जाता है तब परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है। तो मिश्र वाक्य बनाने के लिए हमें क्या करना है? तो जब और तब लगाना है। जब और तब का प्रयोग करेंगे, यह मिश्र वाक्य बन जाएगा। जब तब यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी, लेकिन यहाँ अनुकूल दिया है, यहाँ प्रतिकूल दिया, इसलिए यह विकल्प गलत हो जाएगा और हमारा जो आंसर होगा विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 17, अंत्यज शब्द का सही अर्थ है। विकल्प ए है जो जन्म से अपंग हो। विकल्प बी जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो। विकल्प सी जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ हो। या विकल्प डी जो जन्म से कुरूप हो। कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा? अंत्यज। अंत्यज मतलब जिसका जन्म निम्न कुल में हुआ हो, अर्थात विकल्प सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 18, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे कि हमें बताना है आदिकाल में कौन से कवि पहेलियां लिखते थे। क्या जगनिक होगा, सरहेपा होगा, खुसरो होगा या फिर गोरखनाथ होगा? कौन सा इसका विकल्प सही होगा? तो इसका जो विकल्प सही होगा विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। पहेलियां जो लिखते थे खुसरो, अमीर खुसरो लिखते थे, विकल्प सी सही होगा। अमीर खुसरो का नाम जो है वो खुसरो को अमीर खुसरो इनका नाम है। ठीक है, इन्होंने लिखी हैं रचनाएं, पहेलियां लिखी हैं, मुकरियां लिखी हैं। हो सकता है आपसे मुकरियां पूछ दें कौन लिखा करता था, तो मुकरियां लिखी हैं इन्होंने। ठीक है, आदिकाल हिंदी में काल कितने हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आदिकाल का समय जो है वो क्या माना जाता है? समय सीमा तो 1050 विक्रम संवत से लेकर 1375 विक्रम संवत तक माना जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सरहेपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है, जगनिक की रचना है परमाल रासो। क्या है? परमाल रासो रचना जो है वो जगनिक की है, जिसे आलखंड कहा जाता है। ठीक है ना। गोरखनाथ ये नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, प्रवर्तक माने जाते हैं। ओके। प्रश्न नंबर 19, पुष्कर का अर्थ बताइए। यहां पर पूछा गया पुष्कर का अर्थ क्या होगा? क्या नदी का नाम है, क्या ट्रेन का नाम है, मूषक है या फिर सरोवर है? कौन सा विकल्प सही होगा? तो पुष्कर का अर्थ है यानी कि पर्यायवाची की बात कर रहा है तो सरोवर हो जाएगा, यानी कि विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। पुष्कर को ही क्या कहते हैं? तड़ाक कहते हैं, इसको ही सर कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? सरोवर भी कहते हैं। ओके। प्रश्न नंबर 20, दिए गए विकल्पों में से किल्विश का समानार्थी शब्द चुनिए। समान अर्थ देने वाला शब्द कौन सा है? क्या विषैला होगा, क्या भयंकर होगा, पाप होगा या फिर महाविष होगा? कौन सा इसका विकल्प सही हो जाएगा? तो यहां पर जो किल्विश का समानार्थी होगा वो आपका विकल्प यहां बी है, ये यानी कि जो ऑप्शन है वो भयंकर जो होगा वो इसका समानार्थी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? कि किस शब्द का अनेकार्थी जल, प्राण, पुत्र है? क्या औषधि के हैं, क्या तत्व के हैं, सार के हैं या फिर जीवन के हैं? किस शब्द के ये सभी तीनों अनेकार्थी होंगे? तो यहाँ जो विकल्प है वो जीवन के समानार्थी में जल होता है, प्राण होता है और पुत्र भी होता है, इसलिए विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, मगही किस उपभाषा की बोली है? क्या राजस्थानी की है, पूर्वी हिंदी की है, पश्चिमी हिंदी की है या फिर बिहारी हिंदी की है? तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो जो मगही है वो बिहारी हिंदी की उपभाषा है। ठीक है, ओके। बिहारी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं? तो आप कहेंगे मगही, भोजपुरी और मैथिली। ठीक है,
जो राजस्थानी हिंदी है इसकी 4 उपभाषाएं हैं, कौन कौन सी होगी? तो एक होगी मारवाड़ी, दूसरे को हम लोग कहेंगे जयपुरी, ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं मेवाती और चौथे को हम लोग कहते हैं मालवी। क्या कहते हैं? मालवी कहते हैं। विकल्प बी की बात करें, पूर्वी हिंदी की बोलियां जो होंगी वो हो जाएंगी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है, ये आपकी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी में कुल 5 बोलियां हैं, ठीक है। तो जो 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी में हैं वो कौन कौन सी हैं? तो आप लोग देखेंगे, खड़ी बोली कौन सी है? खड़ी बोली हो जाएगी, हरियाणवी हो जाएगी, ब्रज भाषा होगी, कन्नौजी हो जाएगी और बुंदेली हो जाएगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 23, औदार्यता शब्द के लिए एक वाक्य है। जो दान करता रहता हो या जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, जो उदारता दिखाता हो, जो उदारता ना दिखाता हो। तो यहां औदार्यता के लिए कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? तो जो दान करता रहता है उसे तो हम लोग कहते हैं दानी, और जो औदार्यता के लिए शब्द है वाक्य होगा वो जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, यानी कि विकल्प बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 25 जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है? यहां पर आपसे रचना पूछी गई है कि किस कवि की रचना हरी घास पर क्षण भर है। क्या अज्ञेय जी की है, क्या मुक्तिबोध की है, रामविलास शर्मा की या भारत भूषण अग्रवाल जी की है? तो यहां पर जो विकल्प होगा वो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अज्ञेय की रचना है हरी घास पर क्षण भर। अज्ञेय जी का पूरा नाम की बात की जाए तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। जन्म 1911 में हुआ था, ठीक है, इनका जन्म 1911 में हुआ था। इनकी अन्य रचनाओं की बात करेंगे हम लोग, तो अन्य रचनाओं की अगर बात की जाए तो इन्होंने लिखी है कितनी नाव में कितनी बार, ठीक है, यह एक रचना इनकी है। एक और रचना आती है इनकी बावरा अहेरी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रचना है। इसके अलावा अगर हम एक और रचना की बात करें तो आती है आंगन के पार द्वार। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। वीडियो को आप लोग लाइक वाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।